अभी ओके। डिस्कस रहेगा। जी हो गया। ओके। तो बेसिकली आज जो हमने पढ़ना है ना, डिसीजन ट्री जब पढ़ने के बाद ना हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो आता है रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन का, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। ये डिसीजन ट्री की थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है डिसीजन ट्री ही, लेकिन उसकी थोड़ी सी एडवांस। इसकी वर्किंग जानने से पहले ना एक एग्जांपल ना आप लोग मुझे बताइएगा कि आपने अगर एक स्टूडेंट ने मैट्रिक किया अभी और आगे उसने सब्जेक्ट चूज करना अपना, तो उसके लिए वो क्या करेगा, पॉसिबल मेथड क्या कर सकता है। वो उसे पता नहीं है कि उसकी करियर काउंसलिंग नहीं हुई, उसने उससे ये नहीं पता कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज करे या उसके उसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा या आने वाले दौर में किस चीज का स्कोप है, तो वो क्या करेगा। और रैंडम कोई चूज कर लेगा या अपनी बैचलर अपनी जो एफएससी के डोमेन के अकॉर्डिंग। नहीं नहीं, रैंडम तो नहीं चूज करेगा ना। नहीं, एफएससी लाइक उसने अगर एफएससी की है या आईसीएस किया है, मतलब उसका जो प्री नॉलेज है उसकी बेस पर वो नेक्स्ट डिसीजन लेगा ना। नहीं, अभी उसने मैट्रिक किया, अभी किसी डोमेन में नहीं गया खास। अभी मेडिकल के साथ उसने मैट्रिक की है। मैट्रिक करने के बाद ना वो किसी भी फील्ड में जा सकता है, उसके पास आईसीएस की चॉइस भी है, इंजीनियरिंग की भी है, मेडिकल की भी, आईकॉम की भी है। उसके पास चॉइसेस हैं, 8 9 चॉइसेस हैं। तो वो क्या अवेलेबल करेगा। जो उसके पास रिसोर्स होगा या ट्रेंड होगा, अगर उसको ट्रेंडिंग का आइडिया है तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। उसको ट्रेंड कैसे पता चलेगा, मतलब कि वो तो उस फील्ड में गया नहीं ना अभी। किससे नहीं, पूछेगा उस जैसे चीज का, किस चीज का ट्रेंड है। अपने साथ वाले कोलीग से। टीचर से हेल्प ले सकता है, जो ऑलरेडी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उनको बेहतर पता होगा। जी, और उसके जो बाकी क्लास फेलोज थे मैट्रिक के, वो क्या कर रहे हैं। सही। अब मिसाल के तौर पर वो जाता है अपने एक टीचर के पास, जाता है अपने सर के पास, जाता है उनसे आके पूछता है कि मैंने मैट्रिक कर लिया है, एफएससी में एडमिशन लूँ, इंजीनियरिंग में लूँ, आईसीएस में लूँ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ। उनके सर उसके अकॉर्डिंगली उसे एक सजेशन देते हैं, जिसका उस सर को नॉलेज होगा, जिस फील्ड के रिलेटेड उस सर का नॉलेज होगा कि अच्छा ये फील्ड अच्छी है, आप ये चूज कर लो। फिर वो जाता है एक और पर्सन के पास, जाता है वो इस तरह करते करते 7 8 लोगों से व्यूज लेता है अपने, 7 8 लोगों से ना मुख्तलिफ सजेशंस लेता है। और फिर देखता है कि जिसका सजेशंस ना सबसे ज्यादा लोग किस चीज को सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब अगर 10 लोगों के पास गया, उसमें से 6 ने कहा है कि आप आर्ट एफएससी मेडिकल की तरफ मूव कर जाएं, और 4 ने मुख्तलिफ सजेशंस दिए हैं, तो वो क्या करेगा कि जो हमारे पास मेजोरिटी में होंगे ना, उनकी बेसिस पे वो फील्ड को सिलेक्ट कर लेगा कि मेजोरिटी ने उसे जो सजेशंस दिए होंगे। मेजोरिटी अगर कह रही हम्म, होगी कि एफएससी मेडिकल रख लो आप, तो वो उसके बेसिस पे, क्योंकि उसकी करियर काउंसलिंग नहीं है, उसे पता नहीं है क्या करना है, तो मेजोरिटी की बेसिस पे वो क्या करेगा कि अपनी फील्ड चूज कर लेगा कि मैंने इस फील्ड में जाना है। सेम यही काम हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का। डिसीजन ट्री तो लास्ट टाइम स्टडी कर लिया था ना, कि डिसीजन ट्री गेन इंडेक्स बेसिस पे नोड से नोड बनाता जाता है। जब तक हमारे पास लीफ नोड नहीं आ जाती, तो वो तब तक हमें ना एक आउटपुट नहीं देता, तो तब तक वो वर्क। सर अभी तक कितने क्लासीफायर डिस्कस किए हैं। अभी तक हमने क्लासिफायर लॉजिस्टिक किया था, मतलब कि जो सिर्फ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए किया था। एक हमने लॉजिस्टिक किया था, लॉजिस्टिक के अलावा डिसीजन ट्री किया था, और रैंडम फॉरेस्ट अब कर रहे हैं। लेकिन रिग्रेशन के लिए लीनियर किया था, मल्टीपल किया था उसके लिए, पॉलिनोमियल किया है, ये किए हैं बस अभी तक। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अब बेसिकली जो रैंडम फॉरेस्ट होगा ना हमारे पास, रैंडम फॉरेस्ट में हमारे पास होंगे यूज डिसीजन ट्री ही, लेकिन मल्टीपल डिसीजन ट्री यूज होंगे, हमारे पास एक डिसीजन ट्री यूज नहीं होगा। सर डिसीजन ट्री को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। डिसीजन ट्री एक्सप्लेन। ओके, चले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि असल में डिसीजन ट्री होता क्या है। ये व्हाइट बोर्ड को क्या हो गया। जूम पे व्हाइट बोर्ड चेंज हो गया है? आपको व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है सबको। यस सर, वो भी नेविगेट योर वर्क प्लेस आ रहा है। यस सर। चेंज हो गया वैसे। ये वर्क कैसे करता है, ये तो मैंने इसकी वर्किंग ही नहीं देखी। इट्स ओके सर, अभी एक्सपीरियंस कर लेते हैं इसे। ये ग्राफ टाइप शो हो रहा है, लाइक एनर्जी डॉट्स मार्क किए हुए हैं। जी लेकिन इसके एनोटेट करने के लिए कहाँ है, एनोटेट कहाँ से करना है इसको, इसके जी एनोटेशन के नीचे लिए। प्लस का ऑप्शन है। आपने ग्रिड व्यू तो नहीं ओपन किया हुआ।
इसको मैं बंद करके दूसरा सिंपल ओपन करता हूँ। होना तो चाहिए वो भी ओपन। यहाँ ऑप्शन होता था पहले उसका भी। ये कैसा व्हाइट बोर्ड है। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, बाकी उस पे एनोटेट आसानी से कर लूंगा फिर। ओके। आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है ना, तो मैं इसी पे एनोटेट कर देता हूँ साथ साथ। यस, स्क्रीन तो शेयर हो। स्क्रीन कहाँ चली गई? हो रही है स्क्रीन शेयर आपके साथ? नो सर, अभी नहीं हो रही। व्हाट इज दिस? ओके। सर व्हाइट बोर्ड ही शो हो रहा है। So can you use that? I have shared that whiteboard. Maybe. मैं अभी मीटिंग से आई थिंक बाहर आ गया हूँ, मुझे वो एक मीटिंग में जाने दीजिएगा। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ? यस सर, व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है आपका। व्हाइट बोर्ड नहीं, स्क्रीन। अब स्क्रीन शो हो रही है मेरी? नो सर, व्हाइट बोर्ड ही है। नहीं, तेरे से तो ऑल पे स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने। उनका पेज शो हो रहा है। अभी भी नहीं स्क्रीन शो हुई मेरी? नो सर। ये शो हो रही है, एक मून सा बना हुआ है कुछ इस तरह का, जिस सॉर्ट ऑफ जी दैट। जी, जी जी, यही यही ये स्क्रीन है। यस। Sure. और या दैट्स बेसिकली डिसीजन ट्री हमारे पास किस तरह का होता था कि हमारे पास ना पहले एक चॉइस आ जाती थी एक सर्कल में यहाँ पे। उसके आगे ना दो पॉइंट्स निकलते थे, जैसे आपने डाटा सेट में पढ़ा ना, उसी की बेसिस पे फिर से हमारे पास दो चॉइसेस आ जाती थी। या तो हम लेफ्ट पे मूव कर सकते हैं या राइट पे मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम राइट राइट पे मूव करके फिर राइट में से हमारे पास दो चॉइसेस आती हैं, यस एंड नो। तो यस एंड नो में से एक चॉइसेस हमारे पास सेलेक्ट हो जाती थी। ये असल में इस तरह ना डिसीजन ट्री हमारे पास वर्क करता था, जो लास्ट टाइम हमने ना इसको पढ़ा था कि डिसीजन ट्री किस तरह वर्क कर रहा है। ये असल में स्ट्रक्चर है डिसीजन ट्री का, कि डिसीजन ट्री हमारे पास ना उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। हमारे पास किन बेसिस पे ना वो प्रिडिक्शन कैसे करता है, गिनी इंडेक्स बेसिस पे प्रिडिक्शन करता है ना। तो अगर ये आपने देखना ना, असल में अगर लेक्चर को अच्छे से स्टडी करना है तो आप लाजमी एक दफा ना डिसीजन ट्री देख लीजिएगा। उसके बगैर इसकी वर्किंग आपको ना मुश्किल से समझ आएगी थोड़ी, क्योंकि आपको क्योंकि इसमें सिर्फ डिसीजन ट्री यूज हो रहा है हमारे पास ना रैंडम फॉरेस्ट में भी। तो उसकी वर्किंग आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। ओके। अब बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है हमारे पास ना, जैसे भी बताया कि मल्टीपल डिसीजन ट्री यूज होते हैं हमारे पास। जैसे कि वो स्टूडेंट की एग्जांपल जैसे दी थी ना, वो मुख्तलिफ चीज़ों के पास जाता है। अब इसकी ना वर्किंग आप समझिएगा एक दफ़ा। ये हमारे पास डिसीजन ट्री में क्या होता है, हमने डेटा सेट दिया मॉडल को। रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, मॉडल को डेटा सेट दिया, उसको हमने ना साथ बताना है कि आपने मॉडल क्या करेगा कि जो रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल होगा ना, ये मल्टीपल मॉडल्स यूज करेगा खुद से ही, अपने खुद से ही 100 मॉडल्स अलहदा से यूज करेगा किसके डिसीजन ट्री के। हमने उसे ये नंबर खुद बताना होता है आपने कितने मॉडल यूज करने हैं। वो खुद से डिसीजन ट्री के ना कुछ मॉडल यूज करेगा। मिसाल के तौर पर उसने 10 मॉडल डिसीजन ट्री के यूज किए हैं रैंडम फॉरेस्ट ने। वो क्या करेगा कि डाटा में से ना 10 हिस्से उठा लेगा। 30% डाटा तो पहली साइड पे कर देगा टेस्टिंग के लिए खुद ही। और उसमें से बाकी जो डाटा बचेगा ना, उसमें से क्या करेगा कि कुछ हिस्सा उठा के पहले मॉडल को दे देगा, दूसरा हिस्सा उठा के दूसरे मॉडल को दे देगा, तीसरा हिस्सा उठा के तीसरे मॉडल को दे देगा। इस तरह करते करते हर एक मॉडल की अपनी अपनी प्रिडिक्शंस आएंगी। उन सारी प्रिडिक्शंस में से जो प्रिडिक्शन मेजोरिटी में होगी ना, वो उसको सिलेक्ट कर लेगा।
लाइक दिस के हमारे पास जो था ना, ये डाटा सेट है हमारे पास एक डाटा सेट है, ये वाला। अब हमने क्या किया कि रैंडम फॉरेस्ट लगाया और हमने बताया कि आपने ना 3 मॉडल्स लेने हैं। उसने क्या किया, खुद से ना 3 सब मॉडल्स लिए हैं डिसीजन ट्री के, 3 डिसीजन ट्री यूज किए हैं। इन डाटा में से ना डाटा उठा के इसको दिया है, कुछ कुछ डाटा ना हर एक मॉडल को डाटा दे दिया उसने। ये हमारे पास मॉडल है, ये भी मॉडल है, ये भी सर ये मॉडल। डाटा की डिवीजन करता है जी जी, डाटा को डिवाइड बेस करा है। बेस ऑन। मतलब कि हमने जो नंबर दिया ना, हमारा जो डाटा सेट होगा उसी को उठा के उसके चंक्स दे देगा मुख्तलिफ। मतलब कि पहली 100 रोज एक को दे दी, अगली 100 रोज दूसरे को दे दी, तीसरी 100 रोज तीसरे को दे दी। ठीक है, हमें सिर्फ इतना डिफाइन करना होता है कि हमें मॉडल्स कितने बनाने हैं, वो उसी की बेस पे डाटा की डिवीजन ऑटोमेटिकली कर देते हैं, ताकि जी इक्वली जी, असाइन कर दे। इसकी मैं बकायदा टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है ना वो बताता हूँ। इसके लिए ये वर्ड यूज नहीं होता, मतलब कि ये सिर्फ मैं सिंपल समझाने के लिए ना स्टार्टिंग में यूज कर रहा हूँ। इसके लिए बकायदा हम्म टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं हमारे पास। तो मैं आगे जैसे मूव करता हूँ ना, तो वो आपको वो भी बता देता हूँ। अभी क्या अच्छा। करना है कि हमारे जो पहले मॉडल है ना, इसकी एक प्रिडिक्शन आ गई। इसने एक ना प्रिडिक्शन दे दी हमें, फिर इसने एक प्रिडिक्शन दे दी, इसने भी एक प्रिडिक्शन दे दी हमें। अगर इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें, ये हमारे पास डाटा, हमारे पास ना एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट गया पहले टीचर के पास, टीचर 1 के पास, उसे जाके कहता है कि मैंने मैट्रिक किया है, तो मैं आगे कौन सी फील्ड चूज करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। इसने अपने अकॉर्डिंग, जो इस टीचर का नॉलेज था, इसने अपने अकॉर्डिंग कहा कि तुम मेडिकल में चले जाओ। ठीक है, उसने कहा ठीक है मेडिकल में। अब दूसरे टीचर के पास गया, से जाके कहता है कि मैंने मैट्रिक किया है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं। तो वो ये टीचर कहते हैं सीआईएसएस कर लो, आगे कंप्यूटर साइंस का काफी स्कोप है, आपको अच्छा फील्ड मिल जाएगी, क्योंकि इस टीचर की फील्ड ये थी, इसको पता था कि इस फील्ड में आगे क्या होता है। अब तीसरे टीचर के पास जाता है, तो वो भी उसे जाके सजेशन दे। अगर तीसरा टीचर है, वो भी अगर मेडिकल की फील्ड के रिलेटेड है, तो वो अपनी फील्ड के रिलेटेड उसे सजेस्ट करेगा कि इस फील्ड में बहुत स्कोप है, इस फील्ड में चले जाओ। अब तीसरे टीचर ने भी यही सजेस्ट कर दिया कि आप ना मेडिकल की फील्ड में चले जाओ। अब हमारे पास 3 प्रिडिक्शंस आ गई, 2 मेडिकल की हैं, एक हमारे पास आईसीएस की है। ये अब रैंडम फॉरेस्ट इन प्रिडिक्शंस को मैच करेगा, और जो प्रिडिक्शन हमारे पास एवरेज ज्यादा होंगी, ज्यादा प्रिडिक्शन जो होंगी ना हमारे पास, जो मेजोरिटी में होंगी, मेजोरिटी में हमारे पास मेडिकल का है, तो वो मेडिकल को सिलेक्ट कर लेगा हमारे पास मेजोरिटी में। उससे कन्फ्लिक्ट, अगर इक्वल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस आ जाएं तो फिर उसको डील कैसे करेगा? इक्वल नंबर्स ऑफ प्रिडिक्शन, इक्वल्स आती नहीं है ना, मतलब कि इस तरह नहीं होता कि इक्वल आ जाए एग्जैक्ट। अगर आ जाती हैं तो उनमें से एक को, तो पहले वाली जो होगी ना उसको सिलेक्ट तो करेगा वो। लेकिन इक्वल आती वो नहीं, क्योंकि किस हमारे पे? पास जो डिसीजन यूज हो रहे होते हैं ना बेसिकली, हमारे पास हम्म हंड्रेड्स एंड 150 यूज हो रहे होते हैं। ऐसे नहीं होता कि हमारे पास एक या दो यूज हो रहे होते हैं। तो हर एक के लिए डाटा मुख्तलिफ होता है, तो हर एक के लिए प्रिडिक्शन सेम आना इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं 50-50 हो जाए, बिल्कुल चांसेस उसमें से। मतलब कि बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर चांसेस होगा अगर कभी हुआ इस तरह का, लेकिन होता नहीं है इसमें। और कभी हो जाए तो वो फिर प्रायोरिटी किसको देता है, फर्स्ट का की बेस? जो फर्स्ट पे होगा, सारी बात है, उसको प्रायोरिटाइज करेगा वो। फर्स्ट और किसको कह रहे हैं आप? मतलब कि अगर इस तरह ना कि 50% उसने पहले दे दिया, उसने प्रिडिक्शन दी हैं हमारे पास के 2 फील्ड्स आ जाती हैं, एक मेडिकल की आ जाती है और एक दूसरी आ जाती है कि आईसीएस की आ जाती है। पहले अगर मेडिकल के 50% के परसेंटेज कंप्लीट हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका आंसर दे देगा ना वो, मॉडल ने जब ट्रेनिंग पे जा रहा है। वरना लेकिन ओके इस तरह सर। का केस मैंने नहीं कभी देखा, मतलब कि मुझे नहीं इसका आइडिया इस ठीक है तरह सर। का केस कभी किया कि ठीक है सर, आप नंबर क्या बताते हैं, 100 और 150 तक की हम देते हैं? असल में ये होता है हमारे पास ना, एस्टिमेटर्स होते हैं ये, मतलब कि मॉडल आपने इधर आप देख रहे हैं ना मॉडल, ये हंड्रेड्स की तादाद में होते हैं हमारे पास। ठीक है सर। 100 डिसीजन ट्री यूज हो रहे होते हैं हमारे पास बैकएंड पे, उनकी आउटपुट को कंबाइन करके एक प्रिडिक्शन देता है मॉडल हमें। ये रैंडम फॉरेस्ट के अंदर की वर्किंग है, खुद ही वो करता है। ये प्रिडिक्शन भी उसने खुद ही करनी है, रैंडम फॉरेस्ट ने ना खुद ही ओके इसकी ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी इसकी एक प्रिडिक्शन देनी होती है हमें। हमें सिर्फ लास्ट पे एक प्रिडिक्शन शो होती है, हम अंदर वाला प्रोसीजर इसका कंट्रोल नहीं कर सकते खुद। सर। ओके। हम सिर्फ जो कंट्रोल गुड। कर सकते हैं वो ये वाला हिस्सा, के कितने नंबर्स ऑफ मॉडल्स हम उसको मैक्सिमम दे सकते हैं। ये तो हमने खुद ही डिफाइन करना होगा ना हमेशा। जी, अगर आ जाता है कभी इस तरह का केसेस, तो एक मॉडल एक आधा इंक्रीज हो सकता है इस तरह। अगर हो भी जाता है, अगर वैसे तो कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर, अगर कोई इस तरह का केस बन जाता है हमारे पास। ओके सर। ओके, बेसिकली अभी जो इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज की तरफ आते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट में जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं वो असल में क्या है। हमारे पास ना एक मशीन लर्निंग में ना एक प्रिंसिपल यूज होता है, इनसेम्बल प्रिंसिपल। बहुत बहुत सुपरवाइज में और अनसुपरवाइज में इनसेम्बल प्रिंसिपल एक यूज होता है।
इसको देखते हैं कि ये इंसेम्बल प्रिंसिपल क्या है। बेसिकली हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट है ना, वो इंसेम्बल प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सिर्फ रैंडम फॉरेस्ट, अभी तक जितने हमने मॉडल पीछे स्टडी किया है ना, उनमें से अभी तक ना जो रैंडम फॉरेस्ट है ना, हमारा इंसेम्बल आउटपुट पे स्टडी करता है। बेसिकली ये जो इंसेम्बलेज का लफ्ज है ना, ये हमारा मूव कर जाता है मोर टुवर्ड्स एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ज्यादा मूव करता है ये। अब इंसेम्बलेंस असल में क्या है? इंसेम्बलेंस असल में मॉडल की लर्निंग की टाइप है एक। इंसेम्बलेंस क्या करता है कि डिफरेंट मॉडल्स को कलेक्ट करता है उनकी आउटपुट, लेकिन इसके वर्किंग के दो सेपरेट मेथड है। डिसीजन ट्री में आपने देखा ना, अभी रैंडम फॉरेस्ट में आपने देखा कि ये 100 डिसीजन ट्री की आउटपुट को कलेक्ट करके उसकी क्या कर रहा था, हमें एक ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी एक प्रिडिक्शन दे रहा था कि मेजोरिटी किस चीज की तरफ है। इंसेम्बलेंस भी यही करता है। इंसेम्बलेंस का प्रिंसिपल क्या है, मतलब करके इंसेम्बलेंस की अगर डेफिनेशन या इसको देखना चाहें कि इंसेम्बल हमारे पास होता क्या है, ये क्या होता है कि मुख्तलिफ मॉडल्स की ना प्रिडिक्शंस को कलेक्ट करता है, ये कलेक्ट करके हमें एक प्रिडिक्शन देता है। इंसेम्बलेंस हमारे पास दो तरह की होती है, एक बैगिंग में आ जाता है हमारे पास, और जो दूसरी असेंबलेंस होती है हमारे पास बूस्टिंग होती है। बैगिंग एंड बूस्टिंग, अब इनकी वर्किंग का डिफरेंस आप लोग देखिएगा कि बैगिंग में और बूस्टिंग में हमारे पास क्या फर्क आता है। बैगिंग असल में हमारे पास यूज होगी सुपरवाइज मशीन लर्निंग में, और जो बूस्टिंग यूज होती है हमारे पास अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में यूज होती है। ओके। अभी जो मैंने अभी आज के पीछे जो डायग्राम दिखाई थी ना आपको, अभी जिस पे मॉडल ट्रेन हो रहा था, वो टीचर वाली यहाँ जो एग्जांपल देके अभी बताई थी आपको मैंने, वो हमारे पास थी बैगिंग, वो बूस्टिंग नहीं थी, वो बैगिंग इन सेम्बलेंस थी जो हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट में यूज होती है। लेकिन सर बैगिंग बैगिंग के और बूस्टिंग को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। बैगिंग एंड बूस्टिंग, अभी जो हमने अभी ये भी एग्जांपल देखी थी ना कि एक डाटा सेट मुख्तलिफ मॉडल्स के पास जा रहा है, और मॉडल हर मॉडल अपनी अपनी प्रिडिक्शन दे रहे हैं, और उस प्रिडिक्शन को मेजोरिटी बेसिस पे एक प्रिडिक्शन सेलेक्ट हो रही है हमारे पास। वो क्लियर था ना आपको? जी सर, वो एक्चुअली में बैगिंग है वो कि एक्चुअली में बैगिंग मॉडल लर्न कर रहा है बेस्ड ऑन डिफरेंट मॉडल्स की बेस पे, और उसकी बेस पे हमें एक रिजल्ट देगा। इज इट? है, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी हमें एक रिजल्ट दे रहा था। लेकिन ओके। बूस्टिंग में थोड़ा काम एडवांस हो जाता है। बूस्टिंग में हमारे पास ये नहीं होता। अब देखते हैं कि ओके। बूस्टिंग में हमारे पास क्या होता है, लेट्स सी। बूस्टिंग में मिसाल के तौर पर हमारे पास ना एक आ गया, हमारे पास एक डाटा सेट पड़ा हुआ है, ये डाटा सेट पड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे पास पहला मॉडल आया, ये मॉडल एम आ गया हमारे पास, ये डाटा गया मॉडल के पास। मॉडल ने एक प्रिडिक्शन दी हमें, मॉडल ने ना एक प्रिडिक्शन दी, ये प्रिडिक्शन आ गई हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास एक दूसरा मॉडल जाता है, दूसरे मॉडल पे जब ट्रेन होगा, अब ये डाटा इससे नहीं लेगा, पीछे वाले अपने डाटा डी से डाटा नहीं लेगा, ये प्रिडिक्शन आई ना हमारे पास, ये इस मॉडल, ये इस पे ट्रेन होगा, इस प्रिडिक्शन पे मॉडल ट्रेन होगा। पहले मॉडल के प्रिडिक्शन पे ये मॉडल ट्रेन होगा, इसके अकॉर्डिंगली ये अपनी एक प्रिडिक्शन देगा, जो इसकी प्रिडिक्शन होगी उस पे अगला मॉडल ट्रेन होगा, इसकी प्रिडिक्शन की बेसिस पे अगला मॉडल ट्रेन होगा, और फिर ये एक वैल्यू प्रिडिक्ट करके देगा हमें। ओके सर, जैसे हमारी लेयर्स बनती हैं। लेयरिंग होती है इसमें, एग्जैक्टली सिक्वेंशियल इसको कहते हैं, सिक्वेंशियल सीक्वेंस। और इस जो मॉडल यूज होते हैं ना इस तरह की लर्निंग में, उसको कहते हैं सिक्वेंशियल मॉडल। ठीक है, अब हमारे पास तीन मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस आ गई, अब इनमें से मेजोरिटी बेसिस पे सिलेक्ट होगी, जो हमारे पास मेजोरिटी में होगी वो सिलेक्ट होगी। लेकिन इसमें मॉडल क्या हुआ है, एक डाटा पे पहला मॉडल ट्रेन हुआ, फिर उसके आउटपुट पे दूसरा मॉडल ट्रेन हुआ, फिर उसके आउटपुट पे तीसरा मॉडल ट्रेन हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या होगा कि आउटपुट हमारी ना, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास आउटपुट काफी हद तक ना एक्यूरेट आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पिछले की जो खामियां होंगी उस पे क्या कहते हैं कि अगला मॉडल उसको इंप्रूव करने की ट्राई करेगा, पिछले में जो चीजें रह जाती हैं उसको अगला मॉडल इंप्रूव करता है, फिर जैसे इंप्रूवमेंट तो होती सर रहती है, इसलिए बूस्टिंग के केस में हम मोस्टली भी लास्ट वाला मॉडल ही यूज करेंगे क्योंकि वो मोस्ट ऑन द एक्यूरेट होगा। मेजोरिटी बेसिस पे लेंगे, इस पे भी हमने इन सैम्बलेंस में मेजोरिटी बेसिस पे सिलेक्ट करना होता है। तो सर, तो कंफ्यूज यहाँ है कि एक्यूरेसी तो लास्ट वाले की होगी ना, मोस्ट एक्यूरेट। जरूरी नहीं है, अब मिसाल के तौर पर आपके पास ना, आप प्रिडिक्शन करवा रही हैं एप्पल और उसमें बनाना में, एप्पल और बनाना में प्रिडिक्शन करा रही हैं,
पहले मॉडल ने अगर आपके क्या कहते हैं बनाना प्रेडिक्ट किया है, दूसरे मॉडल के पास आउटपुट गई है, उसने हमारे पास प्रेडिक्ट कर दिया एप्पल, फिर उसी की आउटपुट जाती है तीसरे के पास, उसने भी आउटपुट एप्पल प्रेडिक्ट कर दिया। मेजोरिटी बेसिस पे एप्पल सेलेक्ट होगा हमारे पास, कि हम जिसको मॉडल से जिसकी चीज पूछ रहे हैं ना वो एप्पल है, हमारे पास बनाना नहीं है। पॉसिबल हो सकता है कि लास्ट पे जाके थोड़ा सा गलत हो जाए। हमारे पास कौन सा पॉसिबिलिटी है कि ये लास्ट वाला हमेशा एक्यूरेट होगा? मॉडल पे डाटा पे ट्रेन हो रहा है हमारे पास। जब लास्ट तक पहुंचते पहुंचते अगर डाटा सेट पे हमारे पास कुछ गलत हो जाता है, या डाटा सेट जिस पे वो ट्रेन हो रहा है वो डाटा सेट एक्यूरेट नहीं है, तो प्रिडिक्शन तो हमारी इस वाले मॉडल की तो खराब हो जाएगी। यस सर। इसलिए वो हम ना जो इन सैम्पलिंग होती है ना मेजोरिटी बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं हम। ऐसा नहीं करते कि एक को सिलेक्ट करते हैं, मेजोरिटी बेसिस पे सिलेक्शन होती है ये। और इसमें ना एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, आज का असल में थोड़ा थ्योरी वाला हो गया, इसके बाद हम कोड भी करते हैं इसका। इसका हम कोड करके ना इसको देखेंगे बिल्कुल, लेकिन ये थोड़े से थ्योरी से कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। हम जो हमने देखा ना कि हमने जो पिछली एग्जांपल देखी थी बैगिंग के लिए, उसमें हमारा डाटा सेट ना मुख्तलिफ मॉडल्स के पास डिफरेंट डाटा सेट जाता है, एक डाटा सेट नहीं जाता। डाटा सेट में से कुछ हिस्सा पहले मॉडल के पास, कुछ हिस्सा दूसरे के पास, कुछ हिस्सा तीसरे के पास। इस तरह की वर्किंग सर होती है। बैगिंग में फिर डाटा की रेप्लिकेशन तो नहीं हो रही ना? डिफरेंट डाटा डिफरेंट मॉडल्स के पास जा रहा है जी या जी, सेम डाटा भी जा सकता है? एग्जैक्टली जो डाटा पहले के पास गया है वो दूसरे के पास नहीं जाएगा, जो दूसरे के पास है वो तीसरे के पास नहीं जाएगा। ओके सर। हमने जो डाटा की जो सिलेक्शन होती है, डाटा सिलेक्ट होता है हमारे पास पहले मॉडल के पास जो डाटा जा रहा है, इसको इस प्रोसेस को पता क्या कहते हैं? बूटस्ट्रैप ना सैम्पलिंग कहते हैं इसको। और हर रो को हम वो रो सैम्पलिंग कहते हैं। सर जो इसको डाटा टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इसके लिए। डाटा से मॉडल के पास जा रहा है उसे क्या कहते हैं? रिपीट कीजिए। हर मॉडल के पास डिफरेंट डिफरेंट डाटा जा रहा है, ठीक है। यस। ये जिस प्रोसीजर के थ्रू डाटा डिवाइड हो रहा है ना, इसे बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग कहते हैं। हर मॉडल के पास अपना अपना सैंपल होगा। ओके सर। ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारे पास ना रैंडम फॉरेस्ट में यूज होती हैं। और हर मॉडल इंडिपेंडेंटली ट्रेन होगा, ये चीज आपने लाजमी याद रखनी है कि पहले मॉडल का दूसरे मॉडल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। रैंडम फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ अभी बूस्टिंग को आप अपने जहन से निकाल दीजिएगा। बूस्टिंग सिर्फ एक सेपरेट कंसेप्ट था जो हमारे पास अनसुपरवाइज में लगता है। बूस्टिंग को अभी सेपरेट करके आपने इन सेम्बलेंस की तरफ अभी फोकस करना है। आई थिंक से मेरे पास कुछ सेव होगा, रुके मैं ट्राई करता हूँ। शायद अनडू हो, वो मेरे पास हो, मैं वही एक दफा डायग्राम निकाल लेता हूँ। ओके गुड। हर मॉडल ना इंडिपेंडेंटली ट्रेन हो रहा है, एक मॉडल का दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। असल में यहाँ पे इमोजीज ऐसे यस। शो होती है। ओके, लेट मी सी, एक एग्जांपल मेरे जहन में आई थी, अगर यहाँ पे मुझे मिल जाती हैं वो, एक एग्जांपल से ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सी, टेक्स्ट बॉक्स में नहीं, इमोजीज नहीं है इसमें। सर अगर एक मॉडल का दूसरे पे हो फिर तो वो टाइप ही चेंज हो जाएगी ना, वो बूस्टिंग में आ जाएगा। मॉडल यस एग्जैक्टली, हमारे पास जो होता है ना ये क्या कहते हैं बैगिंग में, हर मॉडल इंडिपेंडेंटली ट्रेन होता है, इसमें एक मॉडल का दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो यस सर। दूसरी टाइप है हमारे पास, जो वो आ जाती है, वो इससे डिफरेंट है। उसमें पहले मॉडल का आउटपुट दूसरे को ट्रेन कर रहा है। ओके चलिए इस एग्जांपल से देख लेते हैं एक बॉक्स। सर क्योंकि ये सुपरवाइज्ड में है तो सुपरवाइज्ड में हमें लास्ट जो हमारे पास टेस्टिंग होती है उसका आइडिया होता है, शायद इसलिए हम इंडिपेंडेंटली ट्रेन करते हैं। और वो अनसुपरवाइज्ड की वजह से उसकी डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे पे। इज इट? नहीं नहीं, इसमें टाइप का फर्क नहीं पड़ेगा सुपरवाइजर का, नहीं मतलब कि असेंबलिंग वर्किंग किस तरह की होती है, ये नहीं है कि पूरी सुपरवाइज में लगता है। सिर्फ रैंडम फॉरेस्ट है या कोई भी एल्गोरिदम है ना, जो बेसिकली सुपरवाइज में अगर जिसकी वर्किंग इस तरह की होगी, तो वो हमारे पास बैगिंग में आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि इसमें सुपरवाइज का ही सिर्फ लेन देन है, इसकी रीजन ये नहीं है बैकएंड पे। बैकएंड पे रीजन है कि हमारे पास जो मॉडल है ना, जो भी मॉडल है वो यूज करता है अगर ना मल्टीपल मॉडल्स को, खुद आउटपुट अपनी जनरेट करने के लिए मल्टीपल मॉडल्स यूज करता है। खुद एक एट सेल्फ का कुछ चीज नहीं है, खुद इट सेल्फ मल्टीपल मॉडल यूज करता है जो कहीं और एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है। ओके। तो जो खुद ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो उन बेसिस पे वो क्या कहता है कि फिर उस मॉडल को हम इंसेम्बलेज में ले आते हैं कि वो इंसेम्बलेज है हमारे पास। ओके गुड। सर बेसिकली कुछ जहाँ भी असेंबलर यूज होगा वहाँ हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी ज्यादा होगी। कम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली अभी ये फैक्टर डिस्कस करते हैं इसका। इसके ये फैक्टर्स भी हैं, मतलब कि अगर किसी चीज़ का कोई फायदा है तो उसका कुछ नुकसान भी है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करते हैं कि असल में इसके एडवांटेजेस क्या, हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके। अच्छा, अब बेसिकली अगर ये हमारे पास ना डाटा सेट आ जाए, तो मैंने शेप ड्रॉ की हुई है। अगर ये मेरे पास ना डाटा सेट आ जाता है मेरा, और ये फिर चली गई। ओके, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक दफ़ा अगेन। ओके, ये क्या, ये मेरे पास डाटा सेट आ गया मेरा। ठीक है। अब मेरे पास पहले मॉडल को यहाँ पे, कहाँ गया, ओके, ये डाटा सेट आ गया मेरा। पहले मॉडल के पास ना, ये मेरा मॉडल 1 है, मिसाल के तौर पर मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। हमने प्रिडिक्ट करनी है कि हमारे पास ना, मैंने इनपुट पे एक शेप दी है जो मेरे पास स्केयर शेप है, वो प्रिडिक्ट करनी है मैंने। अब क्या करेगा, ये एक शेप जाएगी पहले मॉडल के पास, ये दूसरी जाएगी दूसरे मॉडल के पास, तीसरी शेप ना डाटा सेट में से कहीं और पड़ी हुई है, पहली वाली नहीं, ये तीसरी वाली अपनी सेपरेट चीज़ है, इसके पास जाएगी। मॉडल प्रिडिक्शन करेगा इसके लिए स्केयर, इसके लिए स्केयर प्रिडिक्ट कर देगा वो, इसके लिए मेरे पास सर्कल प्रिडिक्ट कर देगा। ओके, और फिर इसके लिए मेरे पास अगेन क्या कर देगा, प्रिडिक्ट कर देगा कि ये स्केयर है। मेजोरिटी बेसिस पे हमारे पास यहाँ से स्केयर सेलेक्ट हो जाएगा कि हमारे पास मेजोरिटी में स्केयर आ रहा है, तो स्केयर सेलेक्ट हो जाएगा और स्केयर मेरी आउटपुट होगी। और इस चीज़ को समझने के लिए किस बेसिस पे सिलेक्ट करता है ये, आपको डिसीजन ट्री लाजमी समझना पड़ेगा। गिनी इंडेक्स बेसिस पे ये सिलेक्ट करता है ये। ऐसे नहीं है कि कोई भी ऐसा उठा के कर ले कि मैंने उसको अगर स्केयर दिया तो स्केयर ही ऐसे सिलेक्ट कर लेगा, ऐसे सिलेक्ट नहीं करता वो। उसके गिनी इंडेक्स से पीछे डिफाइन होता है। गिनी इंडेक्स बेसिस पे हमारे पास ना इसकी डिवीजन होती है, फिर आउटपुट जाके जनरेट होती है हर एक मॉडल की। और ओके चलें सर। इसके और कुछ फैक्ट। जी डिसीजन आप प्रीवियस लेक्चर में किया था ना, उसको हम देख लें। जी जी, बेसिकली हमारे पास ये है कि इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास ना ये मॉडल है ना, आप देखें कि अगर हमारे पास प्रोसेसर पे एक डिसीजन ट्री रन हो रहा है, उसकी कम्प्लेक्सिटी कम होगी। रैंडम फॉरेस्ट में एट अ टाइम 100 डिसीजन ट्री रन हो रहे हैं, 100 आउटपुट जनरेट होके आ रही है। इसकी कम्प्लेक्सिटी जाहिर बात है बाकी वालों से इंक्रीज होगी, इसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है बाकी सबसे। तो सर इसके रिजल्ट पे हम एक्यूरेसी ज्यादा होगी इसकी, मतलब प्रेडिक्ट ही एक्यूरेटली कर रहा होगा। एक्यूरेसी ज्यादा होगी इसमें, जो डिसीजन ट्री से हम करेंगे ना उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। सेम काम हम उससे भी कर सकते हैं, डिसीजन ट्री से जो करते हैं ना उसकी एक्यूरेसी हमें देगा, वो कम होगी, लेकिन सेम सेम डाटा सेट सेम चीज हम सिर्फ अपना मॉडल चेंज करके उसको रैंडम फॉरेस्ट पे ले आते हैं ना, तो हमारे पास एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसकी एक्यूरेसी भी कंट्रोल हम करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि इस मॉडल की एक्यूरेसी क्या होगी। अभी देखते हैं कि वो किस तरह हम पे डिपेंड करता है। मतलब कि ये सीपीयू सर पे काफी काफी हैवी है, हमें इसको इस मॉडल को ट्रेन करते हुए हमें ये भी बताना पड़ता है कि अपने सीपीयू में स्पेसिस कितनी यूज करनी है। ये ना हो कि वो सारी स्पेसिस यूज कर ले। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सीपीयू लैपटॉप अगर हैवी है, तो हम चाहते हैं कि सारी स्पेसिस यूज कर ले या हमें जल्दी रिजल्ट दे दे, तो हम -1 कर देते हैं उसकी जगह। उसका मतलब होता है कि हमारे पास जो सारी स्पेसिस है ना सीपीयू में, आपने वो यूज करनी है। और इसका एक और जो मेजर चीज है ना इसकी, इसमें पता है हमारे पास क्या है, हमें ना ट्रेंटा स्प्लिट करने की वैसे जरूरत नहीं है, हम कर लेते हैं। लेकिन जो डिसीजन ट्री है ना, इसमें ऑलरेडी जो डाटा है ना हमारे पास, आपको पता है कि डाटा सेट में से ना कुछ डाटा पहले मॉडल के पास गया, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास। डाटा सेट में 30% डाटा ऑलरेडी टेस्टिंग के लिए रहता है, हमें टेस्टिंग के लिए सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं होती। सर रैंडम रैंडम फॉरेस्ट में ऑलरेडी 30% डाटा हमारे पास मॉडल से अननोन होता है, किसी मॉडल ने वो डाटा ही नहीं देखा होता, जो 30% डाटा होता है हमारे पास। ठीक है, समझ लगी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों को? सर वो जो आपने सीपीयू नहीं वाला बताया ना उस पर फिर किसको? सीपीयू को हमने डिफाइन करना होता है, कुछ आपने तो डिस्कस ओके, मैं किया। बताता हूँ उसकी टर्मिनोलॉजीज की तरफ आते हैं ना, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आया था मैं असल में वो।
सर आप जो ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर वो ऑलरेडी 30% टेस्ट में रख रहे हैं, टेस्टिंग के लिए रख रहे हैं, तो इट्स मीन हम ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट नहीं करेंगे इसमें, या फिर करेंगे? हम करेंगे भी और नहीं भी कर सकते। अगर आप अब मॉडल की इसकी अपनी टेस्टिंग के लिए डाटा हमारे पास होता है, नो डाउट, लेकिन हम फिर भी करते हैं अपनी, क्या कहते हैं कि अपने हमें ये इसका जो टेस्टिंग के लिए डाटा होता है ना, उससे हम सिर्फ अपना स्कोर फाइंड कर सकते हैं, उसको हम डायरेक्ट मॉडल पे टेस्ट नहीं कर सकते। इसका इसका अपना है, जो टेस्टिंग के लिए डाटा स्टोर होता है ना, वो ओबीबी में स्टोर होता है हमारे पास। वो सिर्फ उसको यूज करते हैं, हम सिर्फ मॉडल की एक्यूरेसी फाइंड कर सकते हैं। उसको भी हम करके देखेंगे। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हम ना उसे अपना डाटा दें, कि हम अपना डाटा दें, जो हमारे पास डाटा हम उसको वो दें और उस पर वो किसी तरह की प्रिडिक्शन दे हमें, तो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेते हैं, फिर अपना एक्सेस दे देते हैं हम मॉडल से उठा के। अच्छा ठीक है, सर वो ओके। अगर दोनों अपना मेथड डाटा कर देंगे सकते हैं तब आप, भी तो डिपेंड। वो, सर अगर हम अपना डाटा डिफाइन करते हैं तब भी वो अपना 30% कंसीडर अलग से करेगा या फिर नहीं करेगा? करेगा, ट्रेनिंग में से वो उतना निकाल देगा। जितना जिस डाटा भी हम उसको ट्रेन करें ना, उसमें से वो डाटा कुछ ना कुछ रखेगा अपने पास, जिसके हाँ, उसके पास भी जो मॉडल देखेगा ही नहीं डाटा। इट्स मीन इसलिए हमारे कहते हैं पास। इसलिए इसकी एक खास फंक्शनैलिटी है। इसमें डायमेंशनल रिडक्शन होती है। ये डायमेंशनली ना, इस क्या कहते हैं कि इसमें स्पेस रिड्यूस होती है, हमारे पास फीचर्स की स्पेस रिड्यूस होती है, क्योंकि सारे फीचर यूज ही नहीं होते हमारे पास। मॉडल की ट्रेनिंग के दौरान सारे फीचर यूज नहीं होते। इसलिए इसे कहा जाता है कि इम्यून फ्रॉम डायमेंशनैलिटी। ये बहुत मतलब कि जनरल टर्म है, इसके लिए यूज की जाती है, कि जिसके जब भी आप करेंगे ना इसके एडवांटेजेस में, तो आप ये सुनेंगे लाजमी कि ये इम्यून होता है डायमेंशनैलिटी से, जो रैंडम फॉरेस्ट होता है। और इसमें ओवरफिटिंग भी नहीं होती, बहुत बहुत ही कम है कि इसमें ओवरफिटिंग हो। इसमें ओवरफिटिंग के चांसेस बिल्कुल ही ऑलमोस्ट जीरो के करीब है, 0.5 to 1% है के चांसेस हैं, या 2% चांसेस हैं कि इसमें रैंडम फॉरेस्ट में हमारे रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर में हमारे पास मॉडल ओवरफिट हो जाए। क्योंकि हर मॉडल के पास सेपरेट डाटा जा रहा है, हर मॉडल अपनी प्रिडिक्शन कर रहा है। इसलिए चांसेस बहुत ही कम है कि हमारे पास जो मॉडल है वो हो जाए, ये इस तरह हो जाए। अब ओके सर। देख ले जी। सर जब हम खुद से इसको दे रहे होते हैं टेस्टिंग के लिए, इट्स मीन कि वो जो 70% डाटा है जो रिजर्व किया गया ट्रेनिंग के लिए, तो वो 70% में से फिर लेता है जितना हम उसको बताएंगे टेस्टिंग के लिए कि तुम्हें 20% लेना है या 30% लेना है, मतलब वो फिर उस 70% में से लेगा ना? जी 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 जी, एग्जैक्टली उस 70% में से लेगा वो। अच्छा, एक चीज आपने भी जो कल डिस्कस की थी कि जब आप ब्लाउज की वो एग्जांपल बता रहे थे, चलिए यहाँ इसी की देख लेते हैं। जैसे इसने एम को मतलब दिया है, मेजोरिटी की बेसिस पे किया, ठीक है। और फिर आप कहते हैं कि गिनी इंडेक्स की बेस पे ये सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें लेट्स सपोज कि हम ये कह देते हैं कि जैसे मतलब इनमें से जिस मॉडल का गिनी इंडेक्स ज्यादा होगा उस बेस पे करेगा, या मतलब कैसे? नहीं 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 नहीं, ये नहीं। जो मॉडल वन है अपनी प्रिडिक्शन करनी है ना, मॉडल वन की जो प्रिडिक्शन होगी, मॉडल वन असल में क्या है हमारे पास, ये इटसेल्फ एक ना डिसीजन ट्री है हमारे पास। मॉडल हम्म। वन और उसकी प्रिडिक्शन हमारे पास एक डिसीजन ट्री है। जी। डिसीजन ट्री ने गिन इंडेक्स बेसिस पे एक प्रिडिक्शन की, जो हमारे पास पी आ जाती है, ये पी। ये गिन इंडेक्स बेसिस पे इसकी प्रिडिक्शन हुई। अब मॉडल टू के पास जो डाटा गया, उसके गिनी इंडेक्स के अकॉर्डिंगली उसकी प्रिडिक्शन होगी। ये कह रहा था मैं वो। अच्छा, मुझे लगा फाइनल इसकी बात करें। ठीक है, जी जी, ठीक है। बेसिकली ये अगर ये तीन मॉडल्स हैं, तो ये तीन डिसीजन ट्री हैं हमारे पास। जी जी तीन अलग अलग डिसीजन ट्री हैं। और हर एक डिसीजन ट्री में आपको पता है गिन इंडेक्स बेसिस पे हमारे पास उसकी प्रिडिक्शन होती है। जी, बिल्कुल got it। Thank you। सर तो ओके। ये बेस्ट अप्रोच तो नहीं होगी कि हम उसको खुद से फिर स्प्लिट करें? क्योंकि अगर हम खुद से स्प्लिट करते हैं डाटा को तो उसका जो टेस्टिंग डाटा वो ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं होगा ना वो, उस लिहाज से नहीं होगा। आप नहीं भी कर सकते, मैं नहीं कह रहा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी कोई केसेस इस तरह का आ जाते हैं, या आपकी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको टेस्टिंग के लिए ना, आप चाह रहे हैं कि मैं उसे अपना डाटा सेट में से कहीं से जो डाटा मैं चाह रहा हूँ ना टेस्टिंग के लिए, उस मॉडल को मैं वो दूं। ये ना हो कि मॉडल अपना डाटा उठा ले, जो मैं चाह रहा हूँ वो डाटा दूं, तो फिर आप ये करेंगे वो। हम ज्यादा बहुत मेथड अभी देखते हैं, मतलब कोडिंग ज्यादा। करते हैं ना, दोनों मेथड करेंगे हम इससे। जी, उसमें सर ज्यादा इसलिए भी नहीं होगा ना, क्योंकि जब हम अपना देंगे तो वो फिर वो वाला टेस्टिंग वाला नहीं लेगा ना जो रिजर्व किया हुआ है, फिर नो वो ये नहीं नो नो, लेगा। असल में उसका जो टेस्टिंग वाला होता है ना, वो ओबीबी में स्टोर होता है, वो हमारे पास एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए यूज होता है। उससे हमें नहीं पता चलेगा कि उससे हमें एक्यूरेसी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट हमें प्रिडिक्शन नहीं मिल रही होगी कि प्रिडिक्शन क्या कर रहा है वो उस टेस्ट डाटा पे। उस टेस्ट डाटा पे कोई प्रिडिक्शन भी तो करनी चाहिए ना उसे। उस टेस्ट डाटा पे प्रिडिक्शन क्या कर रहा है, ये नहीं पता चल रहा होगा हमें, तो हम अपना टेस्ट डाटा देते हैं उसे मॉडल को।
ओके, तो प्रिडिक्शन के लिए हम उसको अपना टेस्ट डाटा देंगे और फिर वो हम अपना जितना टेस्ट डाटा डिफाइन करेंगे उसकी बेस पर प्रिडिक्ट करेगा, उसका जो अपने से डाटा था वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मुझे कंफ्यूजन होगी, मुझे लगा कि वो दोनों को कंसीडर करेगा तो इसके डाटा सेट उसके शायद टेस्टिंग डाटा साइज इंक्रीज ना हो जाए। नहीं 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 नहीं। और ओके, बेसिकली इसकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती है, जो हम जब हम अपना यूज करते हैं ना, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जब हम उसका यूज करते हैं। एक्यूरेसी में फर्क पड़ता है। अभी देखेंगे हम एक्यूरेसी का, अभी पूरी गेम देखते हैं अभी एक्यूरेसी की। सर ऐसा अब क्यों अभी होता है? अभी देखेंगे ना, जब हम कोर्स स्टडी करेंगे तब आप देखिएगा। ओके उसके रिलेटेड आपके आज एक असाइनमेंट भी दूंगा मैं। ओके। ओके। हम बेसिकली हमारे पास दो चीजें हैं, डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट में आपने कंफ्यूज नहीं होना। और हमारे पास इसमें ना डिफरेंस आप कर लीजिएगा कि डिसीजन ट्री में हमारे पास जो बेस प्रिडिक्शन का मेथड है वो है ऑन द बेसिस ऑफ गिने इंडेक्स। यहाँ प्रॉपर हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होते थे जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किए थे। डिसीजन ट्री में हमारे पास उस बेसिस पे प्रिडिक्शन होती थी। लेकिन रैंडम फॉरेस्ट में हमारे पास एवरेज बेसिस पे प्रिडिक्शन हो रही है। इसमें कोई ऐसा मैथ का एज इट इज फॉर्मूला नहीं लग रहा है, या एज इट इज कोई इसके बिहाइंड इस तरह की मैथ नहीं लग रही। सिर्फ एवरेज बेसिस पे ना जो मेजोरिटी में आ रहा है उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन दे रहा है हमें। बस ये चीज आपने इस दो में याद रखनी है, डिसीजन ट्री में और रैंडम फॉरेस्ट में क्या चीजें आती हैं हमारे पास। अब इसके कुछ पैरामीटर स्टडी करते हैं डिसीजन ट्री में। वो जो पैरामीटर हमारे पास आते हैं जो बाकी मॉडल्स में हमारे पास नहीं है। एन एस्टिमेटर होता है, ये डिफाइन करता है कि हमने उसने मॉडल के लिए कितने हमारे पास ना डिसीजन ट्री यूज करने हैं, हाउ मच नंबर ऑफ डिसीजन ट्री यूज। एन एस्टिमेटर हमने ये मॉडल को बताना होता है। एन एस्टिमेटर की जो हमारी 50 अमाउंट होगी तो 50 डिसीजन ट्री यूज होंगे, 100 होगी 100 यूज होंगे। और सर कितने एल एस्टिमेटर्स जो हैं वो नॉर्मली यूज होते हैं? मोस्टली 100 लेते हैं। और अगर अगर 100 टू हम बढ़ा 150 दें, ना। अगर हम बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे नहीं बढ़ा सकते हम हर चीज का ना। असल में ये एक पूरा मैप है डिसीजन ट्री के, जो सारे फैक्टर्स है ना, हर फैक्टर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। एक फैक्टर इंक्रीज करते हैं दूसरा कहीं ना कहीं से डिक्रीज हो जाता है, एक्यूरेसी आपकी लो हो जाती है। अभी हमें हर फैक्टर को साथ साथ लेके मेंटेन करके चलना पड़ना है। जैसे होता है ना कि एक जायदाद है, अच्छा उस बाप के ना 5 बेटे हैं। तो घर में अगर उसे सलूक चाहिए ना तो पांचों में इक्वल इक्वल डिवाइड करेगा वो। जितना हर बेटे को चाहिए उसमें इक्वल इक्वली डिवाइड कर देगा। एक को ज्यादा दे देगा दूसरे को कम देगा, घर में सुकून नहीं रहेगा उसके। सेम काम रैंडम फॉरेस्ट करता है हमारे पास। इसके सारे फैक्टर्स को हमने साथ लेके चलना है, किसी एक फैक्टर को हम ज्यादा नहीं कर सकते, किसी एक को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हम। सर जी मैं ये पूछना चाहती हूँ बेस पर हम सिलेक्शन करते हैं फिर एस्टिमेटर्स का कि इक्वली डिवाइड, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेस्ट अप्रोच है कि मैं 100 दे दूं या 50 दे दूं? वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस क्वेश्चन। यही आपकी कल की असाइनमेंट थी जो मैंने अभी आपको देनी। देखते हैं अभी, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो बहुत बहुत क्या कहते हैं कि मुश्किल काम है। हमें कैसे पता कि कौन सी बेस्ट अप्रोच है, हर फैक्टर को क्या क्या दें हम कि हमारे पास रिजल्ट मैक्सिमम आए। क्योंकि सर देना तो हमने सबके पास जिस बेस पर डिवीजन कर रहे होंगे वो डाटा सेट को उसी उतने में डिवाइड कर देगा ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये हमारे लिए मुश्किल काम है। हम खुद से ऐसे कोई भी वैल्यू देके नहीं उसे कह सकते कि लो जी तुम प्रिडिक्शन कर दो। हमें वो वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ती है, एस्टिमेटेड कितने हो और हमारे पास फिर जो आगे वाली वैल्यू है मैक्स फीचर। इतने एस्टिमेटर हो इतने मैक्स फीचर होने चाहिए हमारे पास, फिर तब जाके हमें वो अच्छा रिजल्ट देता है। मैक्स फीचर क्या चीज़ है कि आपने जो डाटा में से कितने फीचर्स यूज करने हैं, ये हमारे पास मैक्स फीचर होगा। फीचर स्केलिंग हम करते हैं रहे ना, डिपेंडेंट डिपेंडेंट में डिवाइड करते थे, और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट होता था उसमें मुख्तलिफ फीचर्स होते थे, जैसे 7 या 8। उसमें से आपके काम का कौन सा है, आपने कौन सा यूज करना है। जो इम्प्योरिटी वाला फीचर होगा उसको साइड पे कर देना है। सर कितने हमने यूज करने हैं, कितने हमें चाहिए? कितने हमने यूज करने हैं हम पे डिपेंड करता है डाटा के अकॉर्डिंगली कितने हम चाह रहे हैं। अब ये मैक्स फीचर का आपने कंसेप्ट करना ना, ये डिसीजन ट्री में जब आप वो लास्ट टाइम वाला लेक्चर लेंगे ना, तो उसमें एक चीज देखिए कि हमने ना जब एग्जांपल के साथ स्टडी किया था, हमने जो इम्प्योरिटी थी ना उसको ऐड नहीं किया था। हमारे पास एक कॉलम आ रहा था जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में था। तो हम हमारे पास एक कॉलम था जो इंटीजर फॉर्मेट में था प्राइस का, लास्ट टाइम वाले मॉडल में। हम ना आपको याद होगा कि प्राइस वाला कॉलम हमने ना उसमें से निकाल दिया था स्टडी करते हुए। जी जी। एग्जैक्टली वो फीचर हम मैक्स फीचर में वो डिफाइन करते हैं कि हमें मैक्सिमम कितने फीचर्स चाहिए अपने पास। और एक ओके, और वो चीज जो यूज होती हमारे है कि रेलिवेंट होते होंगे हम उनको यूज करते होंगे। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
अब एक और मेन चीज जो मेन चीज है जो हमारे पास आउटपुट जिस पे डिपेंड भी करती है कि मैक्स नोड हमने ना मैक्स लीफ नोड डिफाइन करने होते हैं। मैक्स लीफ नोड हमारे पास ना होता है। ये अब मैक्स लीफ नोड क्या है? अब जब आपने डाटा सेट एल्गोरिथम में पढ़ा ना, हमारे पास एक चीज होती है। अब इसके मैंने बता दिया कि इसके ना तीन तीन पॉसिबल करेक्टर पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि इसके ना तीन, इसमें से ना तीन पे चाइल्ड नोड्स निकलते हैं इस तरह। ठीक है, चाइल्ड नोड्स निकलते हैं। अब मैंने मैक्स लीफ नोड डिफाइन कर दिया कि मुझे ना मैक्स लीफ नोड एक चाहिए। अब क्या होगा कि तब तक मॉडल हमें प्रिडिक्शन ही देगा जब तक ये एक नहीं रह जाएगा। इनमें से प्रिडिक्शन हमारे पास ना एक चाइल्ड नोड नहीं रह जाएगा लास्ट तक जाते जाते। यहाँ पे जाते तो एक नोड रह गया, जो एक नोड रह जाएगा ना, ये हमारे पास प्रिडिक्शन होगी हमारे मॉडल की। ना इस वाली लाइन में से प्रिडिक्शन नहीं देगा, वो इस वाली में से नहीं देगा। जो एक रह जाएगी ना हमारे पास लास्ट पे लीफ नोड, मैक्स लीफ नोड ये डिफाइन करती है कि आपने लीफ नोड दो दिए हैं तो हमारे पास जो दो वाली कंडीशन होगी वो ट्रू होगी, इसमें हमारे पास दो चाइल्ड नोड्स रह जाएंगे। मैक्स लीफ नोड असल में हमारे पास ये फंक्शन इसका परफॉर्म करती है। ओके, क्लियर है यहाँ तक आपको? और मिनी मैक्स सैंपल एक और चीज है कि हमारे पास ना मिनिमम आगे कितने सैंपल एक के बन सकते हैं। अगर मिनी सैंपल हमने दो दिए हैं ना, तो अगर किसी एक नोड के अगर दो आगे पॉसिबल चाइल्ड नोड्स निकलती हैं तो वो फिर उसको यूज करेगा, वरना उसको इग्नोर कर देगा वो। ये हमारे पास मिनिमम सैंपल लीफ आ जाता है। ओके, और एक और इसमें हमारे पास जो स्पीड है हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे पास जो एन जॉब्स होती है ना, इसको डिफाइन करते हैं। एन जॉब्स हमारे पास एक फैक्टर है, ये हमारे पास बताता है कि हमने ना कितने क्या कहते हैं कि वो यूज करना है, प्रोसेसर यूज कितनी उसकी स्पेसिंग यूज करनी है प्रोसेसर की। एन जॉब्स हमारे पास जो होता है, एन जॉब्स हमें प्रोसेसर की स्पेस बताता है कि हम उसको मैक्सिमम कितनी हमने ना स्पेस उसकी यूज करनी है। अगर -1 करते हैं ना एन जॉब हम इनिशियली, तो हमारे पास जो प्रोसेसर की फुल पावर होती है ना वो यूज करता है ये। अगर हम 1 देखते हैं, इसको -1 की वजह सिर्फ 1 देते हैं, तो 1 प्रोसेसर का जो एक मेमोरी स्पेस होगी वो यूज करेगा। मेमोरी एलोकेशन होती है ना आपके पास, प्रोसेसर में मेमोरी एलोकेशन यूज होती है हमारे पास, तो वो एक यूज करेगा। दो देते हैं, दो यूज करेगा। -1 देते हैं ना, तो वो उसको जितनी रिक्वायर्ड होंगी ना वो सारी की सारी यूज कर लेगा हमारे पास। इससे ये होगा कि जो साइड वाली प्रोसेसिंग में जो आपके बैकग्राउंड पे चल रहा होगा वो उसकी वर्किंग स्लो हो जाएगी, क्योंकि प्रोसेसर का मैक्सिमम फोकस फिर इस पे आ जाएगा। और ओबीबी स्कोर होता है हमारे पास जो टेस्ट, ये अपना जो डाटा अलहदा करता है ना टेस्टिंग के लिए, रैंडम फॉरेस्ट अपना जो डाटा अलहदा करता है, वो हमारे पास ओबीबी स्कोर होता है हमारा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, इनको एज इट इज आप वैसे आहिस्ता आहिस्ता जब आप इनके साथ वर्क करते जाएंगे आपको एज इट इज ये याद हो जाएंगी। एज इट इज इनको मतलब कि रट्टा मारने की इस तरह की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये सारी चीजें वर्क क्या करती हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन हो आप में से किसी को इसमें से कुछ पूछना हो? मैक्स लीफ नोड को ना रिपीट कर दीजिए प्लीज एक बार। मैक्स लीफ नोड को, ओके हम्म, ओके। मैं ये मिसाल के तौर पर मेरे पास ना मैक्स लीफ नोड एक है, ठीक है, मैंने अपनी मैक्स लीफ नोड की एग्जांपल दी एक। अब ये क्या कहते हैं कि पेरेंट नोड थी, इसमें से दो चाइल्ड नोड निकले। अब मॉडल मुझे इनमें से प्रिडिक्शन ही देगा, ना ये वाली प्रिडिक्शन देगा ना ये वाली देगा, जब तक हमारे पास एक चाइल्ड नोड नहीं बच जाती। हमने एक उसको अमाउंट दिया ना, अब इसमें से भी हमारे पास अगर एक निकलता है, यस का ऑप्शन निकलता है, तो ये यस मेरे पास मेरी आउटपुट होगी जब तक एक नहीं रह जाती मेरे पास। तब तक वो क्या करेगा कि मेरे पास क्या करेगा कि तब तक वो डिसीजन ट्री को यूज करता जाएगा जब तक आखिर पे जाके ना एक वैल्यू की प्रिडिक्शन नहीं आ जाती मेरे पास। ये असल में वो काम कर रहा है मैक्स लीफ नोड जो आप बात कर रही थी अभी। ओके, इसका समझ आ गई। और लेट्स सपोज अगर हम वन देते और ऐसा कोई कोई है ही नहीं कि आखिर में वो लेट्स सपोज दो दो ही आ रहे हैं, अगर वन नहीं आ रहा तो। अगर दो दो आते हैं तो अगर मिसाल के तौर पर इस वाली साइड पे नहीं आता कोई, तो ये वाली साइड चेक करेगा वो। लेकिन हमारे पास इस तरह होगा कि हमारे पास लास्ट पे जाके एक आउटपुट बचेगा हमारे पास। इस तरह नहीं हो सकता कि हमारे पास प्रिडिक्शन नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो वो क्या कहेंगे, फिर डाटा सेट सही नहीं होगा हमारे पास ना, वो आउटपुट ही नहीं आएगी ना फिर हमारे पास एग्जैक्टली। जी, ठीक है। हमारे पास आउटपुट ही जनरेट नहीं होगा। सर इसमें वैल्यू की बात कर रहे हैं या नोड की बात कर रहे हैं? नोट्स की बात करें, नोट्स की। ठीक है। ये थोड़े बहुत मिलता है उसी से डाटा सेट जो हम डाटा सेक्शन एल्गोरिथम में पढ़ते हैं ना, बेसिकली ये वही है, क्योंकि ऑलमोस्ट वही है, इसमें इसके नाम भी वही है, कंसेप्ट भी वही है सारे। अब कोड की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से इसका कोड करके देख लेते हैं कि हमारे पास इसका करते हैं किस तरह से। ओके ओके, स्क्रीन तो शेयर हो रही है ऑलरेडी।
वैसे मेरे पास पहले से भी किया हुआ है। अगर लास्ट पे टाइम नहीं बचा ना तो लास्ट पे आते जाते फिर वो जो मैंने किया होगा उसमें से आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी जितनी उतनी देर में जितना हमसे होता है हम वो करके देख लेते हैं हम। ओके लेट्स सी, फास्ट फास्ट मूव करते हैं। इसके लिए डाटा सेट एक सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। मेरे पास जो डाटा सेट है हार्ड डॉट CSV फाइल थी मेरे पास। लेट्स सी, यहाँ पे होनी चाहिए थी, कहाँ गई? यहीं पे था डाटा सेट मेरे पास उसका, हार्ड डॉट CSV का, यहाँ पे और सी में। ओके, ये रहा डाटा सेट। मैं लाइब्रेरीज इसके ना ऊपर से उठा रहा हूँ, मुझे मतलब दोबारा लिखनी ना पड़े इसकी, ये क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। ये लाइब्रेरी जो 3 यूज होंगे हमारे पास ना, ये वही है उसकी लाइब्रेरीज जो पांडास हम यूज करते हैं डाटा सेट को रीड करने के लिए। सबसे पहले एक वेरिएबल में डाटा रीड कर लेते हैं हम। डाटा होगा हमारे पास PD डॉट रीड CSV। यहाँ से पाथ कॉपी करके, कॉपी पाथ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, डाटा डॉट हेड करके ना डाटा सेट देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह का डाटा सेट आ रहा है। लेट्स सी, ये हमारे पास डाटा सेट है, ये इस पे हमने पहले भी स्टडी किया हुआ था, जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन स्टडी कर रहे थे ना तब हमने ये यूज किया था। ये हमारे पास डाटा सेट आ रहा है कि जो हमारे पास डाटा सेट है इसकी मुख्य टर्मिनोलॉजीज है कि हार्ट का पेशेंट है कि नहीं। बेसिकली जो हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट होता है ना, ये हम बोथ मेथड के लिए यूज करते हैं। ये रिग्रेशन के लिए भी यूज होता है, क्लासीफायर के लिए भी यूज होता है हमारे पास। दोनों मेथड के लिए आप यूज करते हैं इस चीज को। अब सिर्फ इसकी फीचर स्केलिंग कर लेते हैं। हमारे पास उसको एक्स एंड वाई फीचर्स में हम ब्रेक करेंगे। एक्स में हमारे पास आपको पता है कि उसके अलावा टारगेट वैल्यू के अलावा बाकी सारे आ जाएंगे। तो उसके लिए डाटा डॉट ड्रॉप की कमांड आती है हमारे पास। डाटा डॉट ड्रॉप में आप उसका कॉलम डिफाइन कर देंगे, सी वैल्यू है कॉलम्स इक्वल टू हमारे पास हो गया टारगेट। आप अगर कॉलम नहीं लिखते तो सिंपल वैल्यू देके उसका एक्सेस डिफाइन कर देंगे, उससे भी यही होगा कि और अक्रॉस द कॉलम आपके ना वो उसको उठा लेगा। मतलब कि इसकी ड्रॉपिंग करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, आई लॉग मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ड्रॉप का मेथड यूज करता हूँ। इसमें से टारगेट वैल्यू हमारे पास रिमूव हो गई है, लेट्स सी। अब सिर्फ अपना वाई के कर लेते हैं। वाई में हमारे पास डाटा में से सिर्फ टारगेट वैल्यू आ जाएगी। साथ से डाटा सेट को चेक भी करते जाइए कि हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। ओके, आ रही हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं? अभी मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से ना ये करने लगा हूँ। आपने इसकी एक्यूरेसी देखनी है अभी सिर्फ। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यूज करते हुए मैंने इसकी प्रिडिक्शन लेने लगा हूँ मैं। ओके, मैं देखता हूँ इसकी लाइब्रेरी है कि नहीं इंस्टॉल की मैंने। एसक्यूएल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ऑलरेडी इंपोर्ट है। ओके, एक्सट्रेन राइट। वाई एक्सट्रेन एक्स टेस्ट ओके, वाई ट्रेन एंड एक्सट्रीम नहीं होगा पहले। एक्सट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट सॉरी सॉरी, ठीक है। इज इक्वल टू ट्रेन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स एंड वाई दे देंगे उसको, और टेस्ट साइज डिक्लेयर कर लेते हैं। 0.20% उठा लेते हैं टेस्टिंग के लिए। रैंडम स्टेट भी डिक्लेयर कर लेते हैं। रेडी 42। ओके, यहाँ पे टेस्टिंग हमारी कंप्लीट होगी। एक दफ़ा रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं। नहीं एरर। अब सिर्फ हमने उससे प्रिडिक्शन लेनी है मॉडल से। ओके,
फिर इसमें रैंडम स्टेट का क्या किरदार है? सर बेसिकली जो रैंडम स्टेट होती है ना, जो टेस्टिंग के लिए डाटा आपने उठाना कहाँ से है, रैंडम स्टेट हमें वो बताती है। अगर आप रैंडम स्टेट लिखते हैं ना शुरू में 10 में या 5 में, जो शुरू वाले कॉलम्स होंगे वहां से उठाएगा। 42 में थोड़ा मिड से जाके उठाता है। आप अगर 100 यहाँ लिखते हैं, इसमें 70 80 या 90, तो लास्ट पे जाके ना टेस्टिंग के लिए डाटा उठाने लग जाता है वो। अगर आप लिखते ही नहीं है तो हर दफा रैंडम डाटा उठाएगा टेस्टिंग के लिए वो। ओके, क्लियर है आपको? लेट्स सी, अब सिर्फ मॉडल हमने डिफाइन सर करना ये होता है बेस्ट आपको। अप्रोच ही नहीं है कि हम लिखे ही ना, ताकि हर दफा हम एक रैंडम ही वो करें। आप पे डिपेंड करता है, मतलब कि कुछ केसेस में लिख लेते हैं, हम नहीं लिखते, जिस तरह हम करना चाहें। ओके। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, ओके। आपको पता है ना डिसीजन ट्री की एक अपनी भी हमें ना उसका लाजमी बताना पड़ता है कि रैंडम सीड उसकी हमें डिक्लेयर करनी पड़ती है, उसका एक पोर्शन है ये। तो इसमें हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट में हो डिसीजन ट्री ही यूज रहा है, तो हमें भी इसकी रैंडम स्टेट अलग से डिफाइन करनी पड़ेगी। ऊपर आप करें ना करें, वो टेस्टिंग डाटा हमारा अलग है, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट का हमें इसका ना डिफाइन करना पड़ता है, रैंडम स्टेट हमारे पास क्या है, इसकी आपने लाजमी डिफाइन करनी है, ताकि हमारे पास जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम एक्यूरेट आए। सर ये डिसीजन ट्री का पार्ट है। इसमें असल में होता यूज डिसीजन ट्री है, ये है एज इट इज सेपरेट मॉडल, लेकिन मुख्तलिफ डिसीजन ट्रीज को मिला के उनकी बेसिस पे ये हमें ना क्या क्या कहते हैं कि उसको मैक्सिमम उसमें से जो प्रोबेबिलिटी आती है उस बेसिस पे आंसर देता है। नहीं सर, ये जो आपने यहाँ पे मेजॉरिटी में रैंडम स्टेट यूज की है, इसकी आपने क्या जी, रीजन बताया? कि इसने जो अपना टेस्टिंग के लिए डेटा उठाना ना, वो सेपरेट, वो एक फिक्स पॉइंट से उठाए, लेकिन वो पॉइंट फिक्स हो, ये ना हो कि हर मॉडल के लिए लहदा लहदा ही उठा रहे वो। ओके। सर हमारे अब पास एक्सट्रीम ये जितने भी मॉडल बनाएगा उसमें मिडल से उनकी टेस्टिंग के लिए डाटा उठाएगा। मेन फाइल से डाटा उठाना है इसने, उसमें से नहीं उठाना, मेन फाइल में से। हर मेन मॉडल के फाइल पास में। सेपरेट डाटा जाएगा, वो तो अलग चीज है। अपना वो तो जो मेन फाइल होगी ना, ट्रेनिंग के लिए जाएगा ना, ये टेस्टिंग के लिए उठाएगा मेन फाइल से। जी जी, जो ओबीबी डाटा जो अभी एक्सप्लेन किया था ना, ओबीबी डाटा, ये उसकी बात कर रहा हूँ ओके। मैं। एक्सप्लेन में वाइट इस पे ना मॉडल को फिट कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी, इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा अभी तक। ओके, ठीक है। अब सिर्फ प्रिडिक्शन कर लेते हैं हम, वाई प्रिडिक्ट करके मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। इसमें हम देते थे एक्सेस अपना देते हैं, ओके लेट्स सी। ठीक है, हमारे पास यहाँ तक ना हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, उसकी अभी तक कोई एरर नहीं आया। अगर प्रिंट करवा के भी देख लेना इसकी वैल्यू, तो जो प्रिडिक्शन दे रहा होगा ये कुछ ना हमें प्रिडिक्शन की वैल्यूज दे रहा होगा। मतलब प्रिडिक्शन तो आपको लेनी आती है ना, कि सिर्फ एक कॉलम पे आप चेक करके अपने डेटा सेट से जाके मैच कर लीजिएगा कि ये प्रिडिक्शन हमें सही दे भी रहा कि नहीं दे रहा। ये आपने जैसे हमने पहले किया था हार्ट वाला, हमने पहले भी वर्क किया हुआ था, मतलब कितना आप वो खुद भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली जो मैं चीज़ पढ़ाना चाह रहा हूँ इसमें, अभी मैं इसकी एक्यूरेसी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी कोड लिखा हुआ था इसका, मैं 1 मिनट वही है, ये वाला ले लूँ, 1 मिनट कोड यही वाला। ये 2 लाइन्स थी अभी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, इसके मैंने थोड़ा सा और आगे डिफाइन करना है, वरना ये कोड, इसका कोड भी इतना खुद कर लेते हैं। लेट्स अब इसकी एक्यूरेसी हमने देखनी है। ओके, एक्यूरेसी के लिए सबसे पहले इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा इसके लेंथ से जाके। ये लाइब्रेरी इसके लिए यूज हुई थी, हम करते हैं इसी को रन कर देते हैं कोड। अब इसकी एक्यूरेसी आप देखिएगा एक दफा, 98 की एक्यूरेसी आ रही है ना हमारे पास। ये हमने सिर्फ ना, अब इसने क्या किया है, रैंडम फॉरेस्ट ने ऑटोमेटिकली ना हमारे पास जो मैक्सिमम एक्यूरेसी बन रही थी जिस कम्बिनेशन से, इस उस कम्बिनेशन को उठा के हमें ना मैक्सिमम एक्यूरेसी दी 98। लेकिन हमने कुछ फैक्टर भी स्टडी किए थे, आपको पता है कि हम ना अभी से जो स्टडी करते आ रहे हैं, कुछ फैक्टर हमने भी पढ़े थे, वो हमने कहाँ डिफाइन करना है, वो रैंडम स्टेट के आगे डिफाइन करना है हमने यहाँ पे। अब उन फैक्टर्स का इफेक्ट देखते हैं, उन फैक्टर्स का इफेक्ट क्या होता है हमारे पास। ठीक है, अब सर देखिएगा। ये जो एक्यूरेसी उसने डिफाइन की है, ये उन सब में से जो जिसकी मैक्सिमम थी वो दे दी है हमें।
ये जनरलाइज एक एक्यूरेसी दी है हमारे पास ना, जैसे जनरलाइज मॉडल देता है। इसमें बगैर फैक्टर्स की दी है उसने, हमने कोई फैक्टर इसमें डिक्लेयर नहीं किया कि हमें किस तरह इस हाथ से चाहिए, उसने खुद ही सिलेक्ट किया है, खुद से सिलेक्ट लेकिन किया ये। हमने इसको रैंडम फॉरेस्ट हमने इसको बता दिया ना क्लासिफायर, तो वो खुद ही से नहीं बना लेगा उसके मॉडल्स फर्दर। मॉडल्स, नो नो नो, हमने आप मैंने बताया था कि हमने भी कुछ डिक्लेयर करना होता है, जो मैं फैक्टर से भी डिक्लेयर कर रहा हूँ ना, एन जॉब्स मैक्स डेप्थ और एन एस्टिमेटर, ये हम खुद भी डिक्लेयर करते हैं ये इस केस में। एन एस्टिमेटेड और में फिर 100 ये क्यों लेता हूँ, मतलब कि 100 डिसीजन ट्री यूज। जी, सॉरी आपकी आवाज ब्रेक हो गई, समझ नहीं ये रही क्यों बात। डिक्लेयर करते हैं? मैं कह रही थी कि हम ये क्यों डिक्लेयर करते हैं? मॉडल को अच्छे से एवेल्युएट करने के लिए हम चाह रहे हैं कि जो फैक्टर्स हम देना ये उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डाटा सेट हमारा ट्रेन हो। जो हमारे फैक्टर्स है ना, वो वाले, ये जो हमने भी स्टडी किए थे कि रैंडम फॉरेस्ट में हमारे पास ये आते हैं, OBB स्कोर, OBB SURE, ओके लेट्स सी, इक्वल टू ट्रू होता है हमारे पास OBB स्कोर। तो ये आउट ऑफ बैक स्कोर है, डबल ओ नहीं होगा अगर आउट ऑफ बैक? यस एग्जैक्टली, OBB, डबल OB, यस, थैंक यू फॉर टेलिंग। ओके दैट्स गुड। अब इसके फैक्टर्स चेंज करके देखते हैं एक्यूरेसी पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है इसकी। एज इट इज इफेक्ट नहीं होता, लेकिन होना चाहिए इसका। अगर फिर हम इसकी नंबर ऑफ डेथ को बढ़ाएंगे तो ये मॉडल ओवरफिट की तरफ नहीं चला जाएगा? नहीं, बेसिकली उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा इसका ना, आई थिंक सो शायद डाटा सेट इसका ज्यादा अच्छा होगा जिसपे एक्यूरेसी पे इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा। OBB स्कोर देख लेते हैं, इसका OBB स्कोर पे क्या इफेक्ट पड़ा। हमने OBB स्कोर ना जब अगर ट्रू किया ना, तो मतलब कि उसने इसका जो अपना टेस्टिंग के लिए इसने डाटा सेलेक्ट किया होगा ना, उस पे हमारे पास इवेल्युएट करेगा ये डबल OB जो स्कोर है इसका। लेट्स सी इसके स्कोर की एक्यूरेसी चेक करते हैं कि इसके फैक्टर्स पे ना इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मॉडल डॉट डबल O B, ये सेकंड वाला सिलेक्ट करना है आपने, जो ये है ना डबल OB स्कोर और स्लैश, ये हमें इसकी एक्यूरेसी देगा। अब प्रिंट करवा के देख लेते हैं इसको भी, एक दफा इसको प्रिंट करवा के देख लें कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है हमारे पास। OBB स्कोर 97 पे आ रहा है, ओके लेट्स इसको 100 करके अगेन देखते हैं। 96, इसको 50 करके देख लेते हैं। OBB स्कोर हमारे पास इसका डिक्रीज हो रहा है बेसिकली। मैक्स डेप्थ का इफेक्ट पड़ा है इस पे। मैक्स डेप्थ डिक्रीज किया ना, तो इसको OBB स्कोर की जो एक्यूरेसी आ रही है वो डिक्रीज हो गई है हमारे पास, ये इससे और डिक्रीज होगी। अगर इसको 7 तक ले जाते हैं तो हमारे पास किसी हद तक इंक्रीज होगी है, और एक पॉइंट आता है कि ये इंक्रीज होना बंद हो जाती है, एक फिक्स पॉइंट पे लग जाती है, ओके। मैक्स सर जैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उसको भी स्कोर जो है ना वो इंक्रीज होता जा रहा है, उस पर एक्यूरेसी उसकी।
सर अभी जो आपने रैंडम फाइल क्लासिफायर में जो रैंडम स्टेट यूज़ किए, तो मतलब जब ओवर बी स्कोर के केस में रैंडम स्टेट क्या मतलब रोल प्ले कर रहे हैं इस तरह से ट्रेन का? रैंडम शिफ्ट बेसिकली इसमें भी वही रोल प्ले करी होती है जो उसमें करी है ना, टेस्टिंग में, कि टेस्टिंग के लिए डाटा जो उठाना होता है, या अगर जो इसने उठाना होता है वो कहाँ से उठाता है, वो रैंडम स्टेट ये इसमें ये रोल प्ले करती है इसका। अच्छा, मतलब जो 30% है उसका वो देखेगा कि मिड से उठाना है, स्टार्ट से, लास्ट से, राइट? यस एग्जैक्टली। अगर हम मतलब यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे रैंडम स्टेट, इट्स मीन कि वो टेस्टिंग के लिए कहीं से भी उठा लेगा, मतलब हर बार चेंज करेगा उसको, फिर हमें, यस हाँ लाइक फिर यस हमें एग्जैक्टली। एक्यूरेसी की समझ नहीं आएगी ऐसे ना। एक्यूरेसी ये वाली, ये हमने कैसे फाइंड की है ये? नहीं मतलब मैं ये कह रही हूँ कि लेट्स सपोज कि हर बार अगर वो रैंडम उठाता है, फिर हमें ये समझ, मतलब ये क्या ये समझना मुश्किल नहीं होता कि मतलब पहले एक्यूरेसी 98 आई है, दोबारा उसने किया है, लेट्स सपोज कि 97 आई है, लेकिन वो सेम डाटा पे तो नहीं होगी ना अगर हम रैंडम स्टेट नहीं डिफाइन करते तो। यस एग्जैक्टली, होगी नहीं, मतलब कि वो टेस्टिंग के लिए वो जो डाटा होगा उस पर नहीं होगी, लेकिन एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सेम रहेगी उसकी, उस पर एज इट इज इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने हटा के देखी है ना, दोनों की हटा के देख लेता हूँ रैंडम से, हर दफा एक अलग टेस्ट डाटा उठाएगा। तो मे भी पॉसिबल ये है कि कोई ऐसा डाटा आ जाए जिसपे हम जाके ना कुछ हमें है कि थोड़ा सा फर्क पड़ने लग जाए, लाइक दिस, पड़ा ना फर्क। जी। अब उसने जो टेस्टिंग के लिए डाटा उठाया वो उस पॉइंट में कहीं ना कहीं एरर था, हमारे पास मसला आ रहा था, वो एक्यूरेट नहीं था। हाँ, इसलिए हम रैंडम सेट दिखाते हैं, हर दफा एक से उठाए, इस दफा जो उठाया वो कोई और था। हम्म। अब देखिएगा आगे। अब अगेन इसी कोड को अगेन रन करता हूँ। रैंडम स्टेट डिक्लेयर करना जरूरी है हमारे पास, ताकि हमारे पास ना उसकी एक्यूरेसी पे एज इट इज ना ज्यादा इफेक्ट ना पड़े उसका। असल में ये जो इसकी ये वाली लाजमी जरूरी है, अगर टेस्टिंग के लिए आप हटा भी देना, इसको रहने दें, तो एज इट इज देखिएगा कि फिर भी एक्यूरेसी पे वो इफेक्ट नहीं पड़ा होगा हमारे पास, मुझे लगता है। लेट्स सी, नहीं पड़ेगा, मतलब कि वो वाली भी लाजमी है, टेस्टिंग जो ट्रेनिंग के लिए दी हुई है उस पर हमने करना पड़ेगा, हमें वहाँ भी रैंडम स्टेट डिक्लेयर करनी पड़ेगी। बेसिकली एक, अब मैं जाते जाते ना छोटी सी असाइनमेंट दे जाता हूँ। बेसिकली ये फैक्टर्स में से ना हमारे पास क्या कहते हैं कि सबसे एक्यूरेट फैक्टर कौन सा है, या इस तरह आप कह लें कि जब इन फैक्टर को स्टडी करते हैं ना कि हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशन क्या आना चाहिए, एन जॉब्स कितनी होनी चाहिए, मैक्स कितना चाहिए, एस्टिमेशन कितना होना चाहिए, इसके लिए एक मेथड यूज होता है हमारे पास, ओपन सीवी मेथड। आप उसको एक दफा स्टडी कीजिएगा, आप में उसमें से कुछ पूछना हो ना आप लोग पूछिएगा, वैसे ये आपकी असाइनमेंट है, आपने घर से ये खुद स्टडी करके आना है कि ओपन सीवी मेथड की किस तरह रैंडम फॉरेस्ट में यूज होता है हमारे पास। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मुझे आप ये OBBS स्कोर बता देंगे, और ई एस्टिमेटर्स क्या होते हैं? आई थिंक तो आपने बताया है, पर मैं ये नहीं सीखा। एन एस्टिमेटर बेसिकली हमारे पास, एन एस्टिमेटर तो वो बताया था ना कि कितने नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज वो यूज कर जी रहा है, सर। कितने नंबर्स ऑफ मॉडल यूज कर रहा जी है। जी। और ओबीबी स्कोर हमारे पास होता है जो टेस्टिंग के लिए डाटा लिया होगा, इसने इसने टेस्टिंग के लिए डाटा उठाना है कि नहीं उठाना, ये ओबीबी ट्रू एंड फॉल्स हम करते हैं। ओके, वो जो हमने डिफाइन किया था कि बाय डिफॉल्ट ये अपना 30% रखता है, और अगर हम ये OBB स्कोर बता देंगे तो वो हमारे अकॉर्डिंग डाटा ले लेगा, अदरवाइज वो 30% अपना कंसीडर करेगा। यस एग्जैक्टली। और सर ये मैक्स स्टेप जी, मैक्स एन है वही जॉब से। लीफ नोड का जो हमने किया था, मैक्स लीफ नोड नहीं, मैक्स लीफ नोड, ओह सॉरी, मैक्स फीचर्स, मैक्स फीचर्स, मैक्स स्टेप हमारे पास वो बताएगा उसकी मैक्स फीचर्स। ओके, और एन जॉब से। एन जो प्रोसेसर की हमारे पास कितना, हमने प्रोसेसर -1 हमने दिया ना एन जॉब्स में, मतलब कि वो प्रोसेसर की फुली वर्किंग में उठाएगा हमारे पास प्रोसेसर को। और अगर -1 नहीं देते तो वो। तो वो जो स्पेस एलोकेशन होती है ना प्रोसेसर में, ये उसको चेंज कर देगा। अगर 1 करते हैं तो एक एलोकेट स्पेस लेगा, वर्किंग स्लो हो जाएगी, 2 करते हैं तो एलोकेशन स्पेस लेगा, लेकिन -1 में से जितनी जरूरत होगी वो सारी की सारी अपनी एज्यूम कर लेगा, स्पेसेस जो उसे चाहिए होंगे सीपीयू में से। सर मैक्स स्टेप में आपने 5 बता दिया, लेकिन अगर हमने जैसा आपने कहा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्राइस को निकाला था, तो हमें अगर किसी स्पेसिफिक को ड्रॉप करना है या किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करना है फीचर्स को, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं नहीं नहीं, बेसिकली ये मॉडल खुद करता है, ये हमें नहीं करना पड़ता।
नहीं, अब हमें कैसे पता चलेगा? अब मुझे 5 से नहीं अंदाजा कि इसने किस फीचर्स को कंसीडर किया और किसको नहीं किया। बेसिकली ये मॉडल की जो बैकएंड पे वर्किंग होती है ना, ये वहां से करता है, उसके गिनी इंडेक्स बेसिस पे मॉडल ने खुद करना होता है। ये मतलब कि हम रैंडमली खुद नहीं कर सकते कि आपने ये सिलेक्ट करना है या ये नहीं करना। ये मॉडल खुद करेगा उसको। वो ऐसे करेगा ना, 5 फीचर्स लेगा, उसमें से इम्प्योरिटी को फिर रिमूव करके बाकी जो फीचर्स बचेंगे उस पर ट्रेन होगा। बेसिकली ये हम खुद नहीं कर सकते कि हम ना जो हमें नहीं चाहिए वो हम उसको रिमूव कर दें, क्योंकि हमें नहीं पता है टेस्टिंग में इसके साथ वर्क क्या हो रहा है। वो गिन इंडेक्स बेसिस पे मॉडल खुद करता है, जो भी करना है मॉडल करना है। ओके सर ये थोड़ा एंड ऑफ दोबारा बता दीजिएगा। -1 जब करते हैं तो वो फुल सीपीयू वर्किंग करता है, और अगर हम 1 बता देंगे तो आपने क्या कहा? मतलब कि हमारे पास ना सीपीयू में आपको पता है स्पेस एलोकेशन होती है हर हर वर्किंग के लिए। जैसे कि मैं इसमें क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे बताएगा कि मेरी ये मेमोरी यूजेज कितनी ले रहा है सीपीयू में, 185 MB ले रहा है। हर एक के लिए अलग-अलग ना हमारे पास स्पेस एलोकेट होती है हर एक चीज पे। -N1 क्या 1 करते हैं ना, तो वो क्या करेगा कि एक स्पेसिफिक स्पेस एलोकेट देगा, उससे ज्यादा स्पेस एलोकेट नहीं करने देगा सीपीयू को। हमारे मॉडल को कहेगा कि आपने सिर्फ इतनी स्पेस है, आपने इसी में ना वर्किंग करनी है। इससे क्या होगा, मॉडल की वर्किंग स्लो हो जाएगी। -1 से क्या है कि मॉडल को अगर स्पेस चाहिए 2 GB की, 3 GB की, तो वो 3 GB यूज करेगा। 1 GB की चाहिए 1 GB यूज करेगा हमारे पास। ये -1 से होगा कि जितनी मॉडल को चाहिए होगी वो उतनी यूज कर लेगा लास्ट में। असल में ये होता है हमारे पास स्पेस एलोकेशन में। ओके सर, गुड, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। आप लोग कल वो ओपन सीवी मेथड को एक दफ़ा स्टडी करके आ जाइएगा कि उसमें क्या होता है हमारे पास। और हमारे पास टाइम पहले ज़्यादा हो गया, फिर क्लास में एंड करते हैं। आप इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो ना, आप मुझसे पूछ लीजिएगा स्लैक में। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ ना समझ लगी हो, मॉडल ट्रेनिंग के रिलेटेड या जो टर्मिनोलॉजी है उसके मतलब आपको ना समझ लगी हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इसका। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कमिंग। अल्लाह हाफिज़ ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह